गुड़गांव में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जुटे देश विदेश के निवेशक। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया उद्घाटन। हरियाणा को निवेश के लिए बताया बेहतर विकल्प। गुड़गांव में मंगलवार को हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हरियाणा में अपनी तरह के इस पहले आयोजन का उद्घाटन किया। इस दौरान जेटली ने कहा कि हरियाणा में निवेश के लिए पूरा अनुकूल माहौल है। जेटली के मुताबिक देश की राजधानी से सटे होने की वजह से हरियाणा में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। What is it that the investor is going to look at if he looks at a state like Haryana? Haryana obviously has several advantages. And I think the greatest advantage that Haryana has is its proximity to the national capital. It's a natural advantage Haryana has. वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी हरियाणा को निवेश के लिहाज से एक उपयुक्त राज्य बताया। Industrialists, entrepreneurs from different parts of the world are also here. So what is the job of a ministry like mine? What we have to do is to make sure that we invest little bit of money into the future growth of the country by creating infrastructure for the state. Lot of funding is going to come to the cities from the center, and there is a scope for PPP model, public-private partnership. So people who are interested, they can join this smart city project and also Amrut projects in a big way. 2 दिवसीय इस इन्वेस्टर समिट में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी निवेशक पहुंचे हैं। चीन और जापान सहित कुल 12 देश इस समिट में पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल हुए हैं। निवेशकों को सीएम मनोहर लाल ने दिया सुरक्षा का भरोसा। कहा पिछले दिनों जो हरियाणा में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। पिछली बातों को भुलाकर मिलकर बढ़ेंगे आगे। गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन समारोह में सीएम मनोहर लाल ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि वो हरियाणा में उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे और पूरी सुरक्षा देंगे। सीएम ने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब सब ठीक है और निवेश के लिहाज से हरियाणा एक बेहतर विकल्प है। 12 nations, they are the partners today, speaks volumes about the wide-ranging international belief in the collective hard work of Haryanvis so far, and the promise that it holds for their people and their companies in the generally gloomy global economic scenario. उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी हरियाणा में निवेशकों का स्वागत किया। अभिमन्यु ने निवेशकों के बीच सरकार की योजनाओं का बखान भी किया। Haryana has been able to attain a good level of maturity as far as its mix of economy is concerned, with primary sector contributing approximately 15% of the state GDP and secondary sector contributing approximately 27 to 28% of GDP, while the tertiary sector, which is a very evolved services sector in the state of Haryana, it is contributing approximately 57% of the state GDP. ये पहला मौका है जब हरियाणा में निवेश को लाने के लिए इस तरह का इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट के जरिए सरकार को करीब हरियाणा में 4.25 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन हरियाणा में आया 1.25 लाख करोड़ का निवेश। अलग अलग 40 कंपनियों के साथ सरकार ने किए MOU साइन। गुड़गांव में चल रही इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन 1,25,000 करोड़ के 40 अलग अलग MOU साइन किए गए। इनमें ICICI के साथ 15,000 करोड़ के निवेश का समझौता शामिल है। भारतीय एयरटेल के साथ 2,000 करोड़ के निवेश का करार हुआ, तो स्टार वायर इंडिया लिमिटेड के साथ 283 करोड़ रुपए का समझौता किया गया। वहीं मिंडा कोसी एल्यूमिनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड के साथ 200 करोड़ का समझौता हुआ, तो होंडा के साथ 190 करोड़ रुपए का करार हुआ। आपको बता दें कि प्लासा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 150 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है, जबकि मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 100 करोड़ का करार हुआ, तो मिंडा रिका प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी 100 करोड़ का ही करार किया गया। डीजी मिंडा प्राइवेट लिमिटेड के साथ 80 करोड़ रुपए का करार हुआ और स्नैपडील के साथ भी सरकार ने करार किया है। सीएम ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में निवेशकों का उत्साह उम्मीद से ज्यादा है। सीएम ने दावा किया कि उन्होंने जो सपना देखा है वो जरूर पूरा होगा। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए है कि इन्वेस्टर समिट का ये पहला दिन है जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए के MOU हो चुके हैं और जो हमारी अपेक्षा से भी अधिक है। अभी कल का दिन बाकी है, लगभग इतने ही MOU और भी होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा टारगेट है उस टारगेट से कहीं
3 गुना 4 गुना तक पहुँचेंगे। ऐसा एक इन्वेस्टमेंट के नाते से हरियाणा में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक अच्छा वातावरण हरियाणा का बना है। सीएम के मुताबिक इस निवेश से हरियाणा में 4 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार के मिशन निवेश पर विपक्ष का हमला, कहा मौजूदा हालात में हरियाणा में नहीं आएंगे निवेशक, बेवजह करोड़ों रुपए की बर्बादी कर रही है सरकार। गुड़गांव में चल रहे मनोहर सरकार के हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम पर विरोधियों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि वो निवेश के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को निवेश लाने से पहले हरियाणा में बिगड़े हालात को सही करना होगा। राज्य का माहौल खराब करके हरियाणा सरकार को अपने फेलियर को छुपाने के लिए अशांति फैलाए। राज्य सरकार, ये पहली सरकार है, इनके एमएलए का सीडीआई है, वो एमएलए साहब कह रहे हैं कि ये पहली सरकार है जिसने सरकार ने अपने लोगों को कत्ल करवाया है। हर एक चीज जो है अनफॉर्चुनेटली जो है ये सब दिखावा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि खूब निवेश आए, सब कुछ आए, पर निवेश तो तब आएगा ना कि ये जो आग जो आपने जमीनी स्तर के ऊपर जो जल रही है उसको शांत कीजिए, उसके बाद निवेश आएगा। अब निवेश कैसे आएगा? आप चाहे कितना हैपनिंग हरियाणा करते जाएं, कितने करोड़ों रुपए आप बेशक उसके अंदर डाल दें। उधर इनेलो और हजका ने भी इस कार्यक्रम के बहाने सरकार पर हमला किया है। अभय चौटाला के मुताबिक सरकार बेवजह इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। वहीं हजका ने इस कार्यक्रम को अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश बताया है। आज समिट के लिए मेरे ख्याल सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अब कल को कौन आएगा ये अलग बात है, मुझे लगता नहीं। हम तो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में बाहर से ज़्यादा निवेश आए, प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े, लोगों को ज़्यादा लाभ मिले। लेकिन जिस किस्म के हालात इन्होंने पैदा कर दिए प्रदेश में, उससे लगता है कि कोई नया निवेश करने वाला नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी लोगों का ध्यान बांटने के लिए ऐसी मीटिंगें कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो हालात हरियाणा में आज हो गए, एक रुपया भी पूंजी निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं आएगा। पहले हरियाणा प्रदेश के हालात और भाईचारा में सुधारना पड़ेगा। विरोधियों के मुताबिक मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल है और अपनी विफलताएं छुपाने के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए के निवेश लाने के खोखले दावे कर रही है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने माना हिंसक आंदोलन का इन्वेस्टर्स समिट पर पड़ा है असर, कई विदेशी कंपनियां नहीं हुई शामिल। गुड़गांव में चल रहे 2 दिवसीय हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर हिंसक आंदोलन का असर साफ दिखाई दिया। खुद सरकार के मंत्री ने ये बात मानी है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक पिछले दिनों हुई हिंसा की वजह से उम्मीद के मुताबिक निवेशक हरियाणा नहीं पहुंचे हैं। इसके कारण से जो नजर लगी, जो अच्छाई की तरफ हम जा रहे थे, पूरे हरियाणा की साख एकदम गिरा दी। जो कई लाख करोड़ के इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे थे, आज 14-15 देश आ रहे, नहीं तो 25-30 देश आते हैं। हालांकि धनखड़ ने कहा कि उनकी सरकार की पूरी कोशिश है कि उद्योगपतियों में सुरक्षा का भरोसा कायम किया जा सके, ताकि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। बजट सत्र को लेकर तेज हुई सियासी सरगर्मियां। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति। 14 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में सोमवार को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित पार्टी के 15 में से 13 विधायक शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर बिगड़े हालात के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भाईचारा को कायम करने के लिए जो है हमने एक रेजोल्यूशन पास करा है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है, क्योंकि ऐसे हालात हो गए हैं जो लोगों को अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए उनको किसी तरह से सिक्योरिटी नहीं है, तो ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है और इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होना चाहिए। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई और सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का फैसला लिया गया। साथ ही कांग्रेस की ओर से इस बार होली ना मनाने का भी ऐलान किया गया। होली, ये कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि होली का त्यौहार हम सभी साथी इसको इस बार ना मना करके लोगों के दुख में शरीक हों और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा भाईचारा, हमारा जो हरियाणा का जो एक ताना बाना था वो बरकरार है।
कांग्रेस की इन दोनों बैठकों में रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को छोड़कर पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। संकेत साफ है कि पार्टी ने इस मंथन के जरिए कांग्रेस की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। कल से शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। एसवाईएल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है। विधानसभा में इस बार एसवाईएल के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा होना लगभग तय है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे। इसके लिए कांग्रेस विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आएगी। साथ ही काले झंडों के साथ विधानसभा में अपना विरोध दर्ज करने की तैयारी भी की है। हमने पंजाब सेशन के लिए विधानसभा में अर्जन मोशन दिया है कि आप सबसे पहले पानियों के मुद्दे को विचारो, उसके बाद आगे बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम ये है कि ये बहुत बड़ी गद्दारी अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब के साथ की है, इसलिए हम कल को पैदल मार्च करके विधानसभा तक काले झंडे लेकर जाएंगे ताकि हम प्रोटेस्ट कर सकें और पंजाब के लोगों की बात रख सकें। बजट सत्र को लेकर 9 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायकों के साथ साथ पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी प्रभारी शकील अहमद और अंबिका सोनी भी शामिल होंगी। हरियाणा को मिलेगा नारी शक्ति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हरियाणा के लिए कुछ खास है। मंगलवार को महिला दिवस के मौके पर हरियाणा के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। लिंगानुपात के मामले में शानदार काम करने के लिए हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हरियाणा को ये सम्मान देंगे। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्य सचिव DS ढेसी ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल लिंगानुपात में सुधार हुआ है। हरियाणा सरकार इसे अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की कामयाबी बता रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस NK सांघी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। तिरुपति बालाजी के मंदिर में गए थे माथा टेकने। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज NK सांघी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। NK सांघी तिरुपति बालाजी मंदिर माथा टेकने गए थे। मंदिर से बाहर आते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। गौरतलब है कि जस्टिस NK सांघी ने मुरथल कथित रेप मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और खुद मामले को संज्ञान में लिया था। बता दें, जस्टिस NK सांघी को जून 2017 में सेवानिवृत्त होना था। जस्टिस NK सांघी के निधन पर बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने शोक जताया है। उनके निधन पर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की सभी अदालतें बंद रहेंगी। पूर्व विधायक रोशनलाल आर्या के खिलाफ लोगों को भड़काने का केस दर्ज। जाति विशेष के खिलाफ करीब 150 लोगों को दिलाई थी नफरत की शपथ। शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जीवन भर 35 बिरादरी की एकता को कायम रखूंगा, लोगों के साथ राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखूंगा। पूर्व विधायक रोशनलाल आर्या के इस वीडियो ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में रोशनलाल आर्या 35 बिरादरी के लोगों को जाति विशेष के सारे संबंध तोड़ने की शपथ दिलवा रहे हैं। 2 दिन पुराने इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूर्व विधायक रोशनलाल आर्या के खिलाफ कैथल की सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया है। रोशनलाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने दबिश देनी भी शुरू कर दी है। रोशनलाल आर्या के साथ इस मामले में करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जीवन भर 35 बिरादरी की एकता को कायम रखूंगा, लोगों के साथ राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखूंगा। रोशनलाल आर्या भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के करीबी हैं और भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ रोहतक की कोर्ट में एक याचिका भी दायर है। हिंसक आंदोलन को लेकर कैप्टन अजय यादव का बीजेपी पर हमला।
ईटीवी के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में बोले, सियासी ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने खुद लगाई हरियाणा में आग। हरियाणा आज की तारीख में 35 बिरादरी वर्सेस जाट बिरादरी बट गया है। आप मानते हैं इस बात को या नहीं? देखिए, रणधीर सिंह कापड़ीवास का आपने जो हमारे विधायक हैं रेवाड़ी से, उनका मैंने इंटरव्यू देखा। मैंने राजकुमार की जो है वर्किंग देखी। मैंने रोशन लाल आर्या जी की भी मैंने अभी देखा, थोड़े दिन पहले शपथ दिला रहे थे लोगों को। और भी कई इनके लोग हैं। इवन जो है कैप्टन अभिमन्यु का मैंने सर छोटू राम जयंती के उपलक्ष्य में जो उन्होंने भाषण दिया था, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो कुछ आप करें वो मैं देख लूँगा। तो जिस प्रकार से गुजरात में इन्होंने ध्रुवीकरण किया मुस्लिम और हिंदूज के बीच में, इन्होंने यूपी में किया, तो वही मॉडल इन्होंने यहाँ पर किया। राजकुमार सैनी को नहीं रोका इन्होंने। वो बार बार जो उकसाते रहे कि मैं ओबीसी ब्रिगेड बनाऊंगा, इधर ये कहने लगे कि हम कमांडो बनाएंगे। कैप्टन अजय यादव ने ये भी कहा कि सरकार अभी भी जाटों को गुमराह कर रही है और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। फरीदाबाद में इनेलो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। कार्यकर्ताओं से बोले, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार पर बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सोमवार को फरीदाबाद में पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अपने करीब 10 मिनट के भाषण में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए चौटाला ने कहा कि चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपसे ज्यादा तो चिंतित वो लोग हैं जो सरकार में हैं। अब तो चौड़े में लड़ लेते हैं, गाड़ी दे लेते हैं, प्रदर्शन कर लेते हैं, धरने दे देते हैं, वो बेचारे कूद के मरा भीतर बढ़ के रोड मांगे। ओपी चौटाला की 4 हफ्ते की पैरोल मंगलवार को खत्म होने वाली है। इन 4 हफ्तों के दौरान चौटाला ने लगभग पूरे प्रदेश में इनेलो कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की पूरी कोशिश की। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का कुलदीप बिश्नोई पर बड़ा हमला, ऑडियो क्लिप में फंसे प्रोफेसर वीरेंद्र को शरण देने का लगाया आरोप। भड़काऊ ऑडियो क्लिप मामले में फंसे कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के बहाने इनेलो नेता अभय चौटाला ने हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई पर हमला बोला है। अभय सिंह चौटाला ने कुलदीप पर बड़ा आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि कुलदीप जानते हैं कि प्रोफेसर वीरेंद्र कहाँ छिपे हैं। अभय के मुताबिक कुलदीप ने ही प्रोफेसर वीरेंद्र को शरण दे रखी है। देशद्रोह का मुकदमा जिसके खिलाफ दर्ज है वो कहाँ है? कुलदीप ने कहीं ना कहीं उसको पनाह दिलाने में कोई ना कोई भूमिका जरूर निभाई, क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं, कहीं ना कहीं इनके संबंध आपस में रहे होंगे, इसलिए उसको ये जानकारी होगी कि वो गोवा में बैठे। दरअसल प्रोफेसर वीरेंद्र पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है और रोहतक पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर रखा है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी सुरक्षा पर उठाए सवाल। बोले, अभी तक नहीं मिली पर्याप्त सुरक्षा, अपनी जान को बताया खतरा। भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने कुरुक्षेत्र में मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर इशारों ही इशारों में अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्हें घर के बाहर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। थ्रेटनिंग दे रहे हैं वो लोग, तो कहीं भी उनकी कल्पना को मैं तो नहीं पढ़ सकता। वो तो कुछ भी कर गुजरने के लिए अपना माइंड मेकअप करे बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी प्रकार का मुझे अलग से कोई सिक्योरिटी जाने आने के लिए इंतजाम हुआ, मैंने लिख के दे रखा है। सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली में होने वाले ओबीसी ब्रिगेड के कार्यक्रम को रद्द करवाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ उन्हें चुप करवाना चाहती है, जबकि दूसरे नेताओं पर कोई रोक टोक नहीं है। राजकुमार सैनी ने कहा कि लोकसभा के सत्र में किसी भी कांग्रेसी सांसद ने हरियाणा में हुई हिंसा का जिक्र नहीं किया, जिससे साबित होता है कि इस हिंसा के पीछे कांग्रेस का बड़ा भारी हाथ रहा है। हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सोनीपत के सरपंच। मुख्यमंत्री राहत कोष में 1-1 लाख की सहायता राशि देने का किया ऐलान। हिंसक आंदोलन से बिगड़े आपसी भाईचारे को फिर से कायम करने के लिए सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ इन दिनों गांव-गांव जाकर सरपंचों के साथ बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को सोनीपत में धनखड़ ने विधानसभा स्तर पर 4 सम्मेलन आयोजित कर जिले भर के सरपंचों से मुलाकात की। इस दौरान सरपंचों ने सीएम राहत कोष में 1-1 लाख की मदद देने का ऐलान किया। इस मौके पर धनखड़ ने ग्रामीणों से भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। अपने गांव में
36 जाति का भाईचारा कोई भी अगर तोड़ने की कोशिश करे तो उसको तोड़ने नहीं देना सरपंच के नाते ये आपकी जिम्मेवारी है। आप मेरी मिनी सरकार हो, आप सब पे निगाह रखो, पूरी पंचायत निगाह रखे, गांव के मौजूद आदमियों को साथ जोड़ के रखो। इस दौरान धनखड़ अपने विरोधियों पर सियासी हमला करने से भी नहीं चुके। उन्होंने हरियाणा में हुई हिंसा के लिए एक बार फिर कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। दंगों को भूल रोहतक में फिर से खुले स्कूल। स्कूली बच्चों ने पढ़ाया भाईचारे का पाठ, शपथ लेकर समाज से एकता और भाईचारे के साथ रहने की अपील। दंगों से जख्मी रोहतक धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। लोग बुरे वक्त को भूलकर फिर से नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। दंगाइयों की सनक का शिकार हुए स्कूल भी खुलने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ स्कॉलर रोजरी स्कूल सोमवार को खुल गया। उपद्रव के बाद स्कूल में पहली बार पहुंचे बच्चों को रोहतक के एसएसपी शशांक आनंद ने स्कूल में पहुंचकर भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं, एक बुरा दौर था जो कि गुजर गया। गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन के बाद भड़की हिंसा में रोहतक शहर में सबसे ज्यादा आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी, जिनमें तकरीबन आधा दर्जन स्कूलों में भी आगजनी की घटनाएं हुई थी। अब डर नहीं है क्योंकि एसपी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमें जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी वो हमें आकर अपने सपोर्ट देंगे, तो अब डरने की बात नहीं है। हम अच्छा रिजल्ट बहुत आराम से लेंगे। स्कूल को आज दोबारा से चंद ही दिनों के बाद इन्होंने फिर से शुरू करा है और जिस तेज़ी से इन्होंने स्कूल की बिल्डिंग्स का रिपेयर का काम कराया है और जो विश्वास यहाँ के स्टाफ में देखने को मिला है, एक दृढ़ निश्चय मिला है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ सराहनीय है। दंगों के बाद पहली बार अपने स्कूल पहुंचे बच्चों के मन में अपने स्कूल के हालात देखकर कसक जरूर थी, लेकिन सबने यही कहा कि वो बुरा दौर था, बीत गया। अब हम एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। सूबे के नवचयनित जेबीटी टीचर्स ने खोला मनोहर सरकार के खिलाफ मोर्चा। हरियाणा विधानसभा के घेराव के लिए किया कूच, पुलिस ने बॉर्डर पर रोका। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 9,455 नवचयनित जेबीटी टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सोमवार को मनोहर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जेबीटी टीचर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए पंचकुला से चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच किया, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के पास चंडीगढ़ और पंचकुला पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जेबीटी टीचर्स की माने तो पिछले 92 दिनों से उनका धरना जारी है, लेकिन न ही सरकार और न ही प्रशासन ने उनकी सुध ली। अब जेबीटी टीचर्स ने मनोहर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को पंचकुला के सेक्टर 5 में प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के साथ साथ 15 मार्च से जेबीटी टीचर्स ने पंचकुला में आमरण अनशन शुरू करने का फैसला किया है। पिछले 90 दिन से यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन चल रहा है। हमने सरकार से बार बार मांग की है कि हमारी जो नियुक्ति की मांग है वो पूरी की जाए, लेकिन सरकार 90 दिन यहाँ बैठने के बावजूद हमारे को बिल्कुल हल्के में ले रही है और हमारे लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। इसलिए सभी साथियों ने फैसला लिया है कि अभी आंदोलन को हम उग्र रूप धारण करेंगे, क्योंकि ये सरकार गूंगे और पैरों की सरकार है, तो हाथ जोड़ने की भाषा और नरम भाषा को बिल्कुल नहीं समझ पा रही। 14 अगस्त 2014 को जेबीटी टीचर्स की लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन 18 महीने बीतने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। सराफा व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, आज भी बंद रही ज्वेलर्स की दुकानें। देश के बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी ज्वेलर्स की हड़ताल जारी है। सोमवार को प्रदेश के तमाम शहरों में सोना कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, साथ ही कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए। दरअसल स्वर्ण का सोने पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने से खफा है और केंद्र सरकार से जल्द इस एक्साइज ड्यूटी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मैं मेरे साथ फरीदाबाद के ज्वेलर्स, उसके साथ पूरे हिंदुस्तान के ज्वेलर्स जुड़े हुए हैं। सभी ज्वेलर्स स्ट्राइक पे हैं। आज 6 दिन हो गए, हम लोगों ने अपने प्रेमिसेस को खोला नहीं है। प्लीज हमारी आवाज को मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाए और इस एक्साइज एक्ट को रोल बैक किया जाए। स्वर्णकारों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना तो अपना प्रदर्शन उग्र करेंगे।
सीएम सिटी करनाल में मनाया गया महर्षि दयानंद जन्मोत्सव। हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने की शिरकत। सीएम सिटी करनाल में महर्षि दयानंद जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान आचार्य देवव्रत ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मुझे जो सम्मान दिया है उसे मैं ऋषि दयानंद और आर्य समाज का सम्मान मानता हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कभी सदस्य रहा नहीं, आज भी नहीं, लेकिन इतना बड़ा जो सम्मान भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिला, मैं उस सम्मान को आर्य समाज का सम्मान मानता हूँ, ऋषि दयानंद का सम्मान मानता हूँ। इस दौरान आचार्य देवव्रत ने शोभा यात्रा में अव्वल आए विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। आज है महाशिवरात्रि का महापर्व। मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, बम बम भोले के लगे जयकारे। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और इस खास पर्व के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ भगवान शंकर की पूजा आराधना कर रही है। कई सालों बाद शिवरात्रि का पर्व सोमवार को होने की वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो इस बार शिवरात्रि का ये व्रत विशेष फलदायी है। आज के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं शिव पुराण में कहा गया है कि आज के ही दिन भगवान शिव के रुद्र रूप का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भोलेनाथ कहा गया है, जो मन की हर मुराद पूरी करते हैं। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी में दिख रही है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की धूम। कल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी शहर के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की खासियत यह है कि यहाँ पर 215 के करीब देवी देवता एक ही स्थान पर आकर भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। कल पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे। शिवरात्रि महोत्सव मंडी का सबसे बड़ा पर्व है। वर्ष में एक बार आने वाले इस त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है।